Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in June 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing this series it will take 2 to 3 months and then we will practice previous year questions also. I will use both the language that is Hindi and English for explaining the topic. This is the unit number 5 that is international relations, and within this unit number 5 this is chapter number 5 that is political economy of international relations. I have completed unit number 1 that is political theory and also started unit number 2 that is political thought, and in that we have completed till Machiavelli. Okay, so this is the फिफ्थ चैप्टर. टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. ये जो यूनिट नंबर 5 है इसमें मैं ऑलरेडी 4 टॉपिक पे वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस देखे, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस का कॉन्सेप्ट देखा हम लोगों ने, और इससे पहले एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर था ये यूनाइटेड नेशंस, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ऑर्गन्स क्या हैं, उसके प्रिंसिपल 6 ऑर्गन्स हमने देखे, और हम लोगों ने 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज देखी यूनाइटेड नेशंस की. टू द पॉइंट वो लेक्चर था. सो आई होप जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ इस और सारे वीडियो से गो थ्रू करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें. सो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. देखिए, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है इकोनॉमी, और वो भी कैसे, पॉलिटिकल इकोनॉमी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एक तरह से पॉलिटिकल सिस्टम को डिटरमाइन करता है. जैसा इकोनॉमिक सिस्टम होगा वैसा पॉलिटिकल सिस्टम भी उसी पे ही निर्भर होता है. ठीक है, सो हम लोग अब पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्या पॉलिटिकल इकोनॉमी सिचुएशन है. सो द इकोनॉमिक सिस्टम इज अ डिटरमाइनिंग फोर्स बिहाइंड एनी पॉलिटिकल सिस्टम. ओके, इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, इसको हम कैसे और समझ सकते हैं. इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड प्लस पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. तो आईआर में हम सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ही नहीं स्टडी करते, हम पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी स्ट्रक्चर करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में. और उसी पॉलिटिकल इकोनॉमी को हैंडल करने के लिए देयर आर वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो. ठीक है, फिर टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर. ठीक है, देखिए क्या है कि अगर हमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझना है इंटरनेशनल वर्ल्ड का, तो हमें जो है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, क्या इकोनॉमिक ऑर्डर का स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ हमें समझना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें और उस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की मैं बात कर रही हूँ, तो उस इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस आया, फिर उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, फिर G20, ब्रिक्स, नॉर्थ साउथ डायलॉग. ये सारे जो और स्ट्रक्चर्स हैं इनको हमें समझने की ज़रूरत है. ओके, तो सबसे पहले अब हम पॉलिटिकल इकोनॉमी आईआर के लिए सबसे पहले हम ब्रेटन वुड्स सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या था. सो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू एनहांस कॉपरेशन इन इंटरनेशनल एरेना. इंटरनेशनल एरेना में फाइनेंस को मैनेज करने के लिए और मॉनेटरी सिस्टम एक, ताकि लोग सब डिफरेंट कंट्रीज़ में कॉपरेशन बन सके. तो ब्रेटन वुड एक ऐसा ही सिस्टम ऑफ मॉनेटरी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट था. इट लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू गवर्न कमर्शियल एंड फाइनेंशियल रिलेशंस. ये जो ब्रेटन वुड सिस्टम था ये क्या एक मतलब रूल्स और रेगुलेशंस बनाया था जिसको, ताकि जो इंटरनेशनल कमर्शियल और फाइनेंशियल रिलेशंस हैं उनको गवर्न किया जा सके, उनको मैनेज किया जा सके. अब इसको किसने साइन किया था, 730 डेलीगेट्स ने साइन किया था 44 एलीट कंट्रीज से 1944 में. तो आपको ये दिमाग में ज़रूर रखना है कि ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम कब साइन हुआ था, 1944 में. ठीक है, और इसको हम लोग ऑफिशियली क्या बोलते थे, ब्रेटन वुड्स सिस्टम को यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, और इसके जो की आर्किटेक्ट थे, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम के की आर्किटेक्ट कौन से थिंकर
थे जॉन मेनार्ड कीन्स एंड हैरी डेक्स्टर वाइट. सो दीज टू नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट in order to study the Bretton Woods system. So Bretton Woods system दिया किसने दिया? जॉन मेनार्ड कीन्स एंड हैरी डेक्स्टर वाइट ने 1944 में इसको 730 डेलीगेट्स ने साइन किया था. और ये 730 डेलीगेट्स कहाँ से थे? 44 एलिट कंट्रीज से थे. ये एक टाइप का मॉनेटरी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, इंटरनेशनल एरेना में. अब इसमें और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं. तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम इस्टेब्लिश कैसे हुआ? एक तो सबसे पहली बात तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF 1945 में. तो ये किस लिए था? ये जो IMF था 1945 में, जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बाद 1 साल बाद इसी के अंडर इस्टेब्लिश हुआ. तो ये IMF का रोल क्या था, इसका फंक्शन क्या था कि जो कंट्रीज़ थी जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा था, जिन कंट्रीज़ को, उनको शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करने का फंक्शन था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का. और इसी के अंडर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट दैट इज़ IBRD भी आती है. 1944 में इसका फॉर्मेशन हुआ था. ये जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसमें क्या क्या आता है? इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों आता है, ठीक है. और ये ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के ट्विंस कहलाते हैं, ठीक. सो ये इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये किसका पार्ट था? ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट था. और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो कि ये किस लिए थी? ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या था? ये जो वॉर के बाद जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थे उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए थी, ताकि उनके डेवलपमेंट और उनके ग्रोथ के लिए, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी उनके डेवलपमेंट और उनके ग्रोथ के लिए वॉर के बाद, क्योंकि ये बहुत अफेक्टेड कंट्रीज़ थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ थी. सो इसलिए इनको एक असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए IBRD कंस्ट्रक्ट हुई, इस्टेब्लिश हुई, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. और जिस किसका पार्ट था? ये पार्ट था वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट था. और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो है जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक ग्रुप ये सब किस जो है इसको मिला के क्या बना हुआ था? ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस ट्विंस इन्हें कहते थे हम लोग, ठीक है. और तीसरा चीज़ ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था, पहले तो मैंने आपको बताया ब्रेटन वुड्स सिस्टम किस किन चीज़ों से इस्टेब्लिश हुआ था? एक तो IMF से, एक IBRD से, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप से, और एक फिक्स्ड और पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ब्रेटन वुड्स सिस्टम का हम ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं. तो एक ऑब्लिगेशन था हर एक कंट्री के लिए जिन्होंने भी इस मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, उन सभी के लिए ये ऑब्लिगेशन था कि वो अपने एक्सटर्नल एक्सचेंज को विदिन 1% रखें, मेंटेन करें बाय टाइंग इट्स करेंसी टू गोल्ड. $, वैल्यू वॉज सेट एज बेंचमार्क, ठीक है. सो ब्रेटन वुड्स सिस्टम को जिन लोगों ने भी सिग्नेटरी थे, जो लोगों ने भी साइन किया था इस या पार्टिसिपेंट थे, 730 डेलीगेट्स मैंने बताया, तो उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन था कि वो एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करें जो उनके एक्सटर्नल एक्सचेंज को विदिन 1% मेंटेन करें, और अपनी जो करेंसी है उसको गोल्ड से टाई करें. उनकी जो टोटल करेंसी है उसको किससे टाई करें? गोल्ड से टाई करें. और $, को बेंचमार्क सेट कर दिया गया, ठीक है. फिर सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था ब्रेटन वुड्स सिस्टम का? द एबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू ब्रिज द टेम्परेरी इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट. क्योंकि मैंने बताया था IMF का मेन फंक्शन क्या था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेन फंक्शन क्या था? जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वाली कंट्री थी उनको शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना. तो एक तरह से जो टेम्परेरी इम्बैलेंस था उसको ब्रिज करना भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, और इसीलिए IMF इस्टेब्लिश हुआ. फिर जो लैक ऑफ कॉपरेशन होता था अमंग कंट्रीज़, उसको इस इशू को एड्रेस करना, और टू प्रिवेंट द कॉम्पिटिटिव डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, जो करेंसी का डीवैल्यूएशन हो जाता है उसको प्रिवेंट करना, ठीक है. सो ब्रेटन वुड्स सिस्टम लेकिन एंड हो गया. ये कब एंड हुआ? ये अर्ली 1970s में एंड हुआ. US प्रेसिडेंट रिकार्ड निक्सन ने अनाउंस किया कि US वुड नो लॉन्गर एक्सचेंज गोल्ड फॉर US करेंसी, ठीक है. तो ये जो US के प्रेसिडेंट थे, जब उन्होंने ये, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ही क्या था, जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था, ये इसका मेन ऑब्लिगेशन ही यही था कि हर एक कंट्री जो इसके सिग्नेटरी हैं उनको जो है एक एक्सटर्नल एक्सचेंज अपना 1% पे रखना है और उनकी करेंसी को गोल्ड से लिंक करना है. और वो गोल्ड जो है वो $, से वैल्यूएड होगा. $, को एज अ बेंचमार्क सेट किया गया, ठीक है. तो जब US करेंसी को, जो US के प्रेसिडेंट थे रिकार्ड निक्सन, उन्होंने कहा कि US करेंसी को हम गोल्ड के से एक्सचेंज नहीं करेंगे,
तब उसके बाद से ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है वो एक तरह से एंड हो गया। 1973 में फिर क्या चीज़ अडॉप्ट हुई, इंस्टेड ऑफ एक्सचेंजिंग द यूएस करेंसी विद गोल्ड, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो किया गया, जिसमें कि जो करेंसी एक्सचेंज का जॉब था वो किसको दे दिया गया, फॉरेक्स मार्केट को और प्राइवेट प्लेयर को। ठीक है, तो अब गोल्ड से यूएस करेंसी एक्सचेंज नहीं होने लगी, एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम डेवलप हुआ, जिसमें कि करेंसी जो है एक्सचेंज करने की जॉब फॉरेक्स मार्केट को मिल गई। ठीक है, तो आई होप आपको ब्रेटन वुड्स सिस्टम समझ में आया होगा, ये कब आया, फिर इसमें क्या क्या इंक्लूडेड थी और फिर ये कब एंड हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसको समझिए। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो क्या रेगुलेट और फैसिलिटेट करती है, इंटरनेशनल ट्रेड को। जैसे कि इसका नेम ही देखिए क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वर्ल्ड के ट्रेड को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। इट वॉज इस्टेब्लिश टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बिना डिस्क्रिमिनेट किए इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, रेप्रोसिटी, ठीक है, दिस इज रेसिप्रोसिटी, ठीक है, एक्सचेंज करना, बाइंडिंग एंड इनफोर्सेबल कमिटमेंट्स होने, ट्रांसपेरेंसी होना इंटरनेशनल ट्रेड में, और सेफ्टी वेल्स होने। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें को, इन सभी सिद्धांत को फॉलो करना, ये इसका मतलब अचीव करना ही इसका मेन एम था, उद्देश्य था। इट वॉज कमेंस्ड अंडर, अब ये कब आई, 1994 में जो मराकेश एग्रीमेंट हुआ। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है डब्ल्यूटीओ ने किसको रिप्लेस किया था, गैट को। गैट कब साइंड हुआ, 1944 में। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड को देखिए, एक तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था और एक साथ ही साथ पैरेलली गैट जो था, गैट क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये साइन किया गया था 1944 में। ठीक है, तो ये जो गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये किस लिए था, टू फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए था। बट 1994 में आफ्टर 50 ईयर्स जब माराकेश एग्रीमेंट में इस गैट को रिप्लेस कर दिया था किसने, डब्ल्यूटीओ को। ठीक है, सो इसका जो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1 जनवरी 1995 में 123 नेशंस ने इसको साइन किया, और ये किस में, मराकेश यूराग्वे राउंड एग्रीमेंट में। सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डब्ल्यूटीओ का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, किस एग्रीमेंट में हुआ, तो मराकेश एग्रीमेंट आपको दिमाग में सेट करना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके देखिए, जब ये साइन किया गया था 1995 में, और तब उस टाइम पे 120 तब उसके साथ टाइम पे 123 नेशंस थे, बट करेंटली अभी 164 मेंबर्स हैं, जिसमें कि 25 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स भी हैं, और अफ़गानिस्तान और लिबेरिया ये अभी इस टाइम के लेटेस्ट ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं। हांगकांग जो है, हांगकांग भी इसका मेंबर है, बल्कि हांगकांग जो है एक ऐसी कंट्री है जो उसके पास ऑटोनॉमी नहीं है, फुल फ्रीडम नहीं है। ठीक है, हांगकांग, बट ये भी ऐसी भी कंट्रीज़ जो टेरिटरीज़ होती हैं जिनके पास फाइनेंशियल और कमर्शियल अगर ऑटोनॉमी है, ठीक है, तो वो भी इसका डब्ल्यूटीओ का पार्ट है। ठीक है, सो हांगकांग जो है कि वो उसके पास क्या है, उसके पास फाइनेंशियल और कमर्शियल तो ऑटोनॉमी है, बट हांगकांग जो है वो किसके अंडर में आती है, पॉलिटिकल जो ऑटोनॉमी होती है वो हांगकांग के पास पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नहीं है, बट फाइनेंशियल एंड कमर्शियल ऑटोनॉमी है। ठीक है, तो इसलिए जो हांगकांग है वो किसका पार्ट है, वो डब्ल्यूटीओ का वो भी सिग्नेटरी है। ठीक है, और हांगकांग में पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है वो किसका है, चाइना का है। ठीक है, ये चीज़ आपके अपने माइंड में रखिएगा। ठीक, सो अब हम लोगों ने डब्ल्यूटीओ का इंट्रोडक्शन देख लिया, कब आया, कैसे एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने उसके टोटल मेंबर्स हैं, ये मेन चीज़ें हमने देखी। अब हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ। ठीक है,
WTO का क्या स्ट्रक्चर है इसको देखिए। सो इसमें सबसे पहले क्या है, एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। अब उस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंडर क्या क्या आता है, एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, एक जनरल काउंसिल है और एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है। तो ये तीनों चीज़ें आपको दिमाग में बिल्कुल सेट करनी है कि WTO का स्ट्रक्चर ऐसा है कि सबसे ऊपर आता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जो डिसीजन लिए जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का ही फंक्शन होता है और ये सबसे ऊपर के हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये हर 2 साल में मीट करती है और इसमें ट्रेड मिनिस्टर्स का मीटिंग होती है। ठीक, अब ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर फिर क्या क्या है, इसके अंडर में क्या क्या है, एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, एक जनरल काउंसिल है और एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है। ठीक है, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का काम क्या होगा, डिस्प्यूट्स को सेटल करना है इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होता है विद इन या बिटवीन या अमंग डिफरेंट कंट्रीज। फिर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी का है कि ट्रेड से रिलेटेड जो पॉलिसी बनी है उनको रिव्यू करना इस बॉडी का काम होगा। अब जनरल काउंसिल इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो जनरल काउंसिल का भी अब वर्क देखिए क्या है। इस जनरल काउंसिल में भी 4 चीज़ें आती हैं, एक गुड्स काउंसिल, एक सर्विस काउंसिल आती है, एक ट्रिप्स काउंसिल आती है और एक ट्रेड को नेगोशिएट करने की भी कमेटी जनरल काउंसिल के अंडर आती है। अब जनरल काउंसिल के यहाँ पे मैंने फंक्शंस लिख रखे हैं। देखिए, एक तो ट्रेड को पॉलिसी रिव्यू करना, ये भी जनरल काउंसिल का एक वर्क ही है। दूसरा जो है वो क्या है, एग्जीक्यूट करना और इम्प्लीमेंट करना, जो भी WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको एग्जीक्यूट करवाना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना भी जनरल काउंसिल का काम है। और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी तो हम लोगों ने देखी। ठीक है, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर क्या है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है जिसमें ट्रेड मिनिस्टर्स मिलते हैं हर 2 साल में और ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। एंड विद इन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस देयर आर 3 अदर बॉडीज, दैट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी फॉर सेटलिंग द dispute in international trade. There is a trade policy review body and the third one is general council, and general council is responsible for the execution and implementation of WTO rules and regulations. I hope you understood. And within general council there are 4 other subparts, that is goods council, secure services council, trips council and trade negotiation committee. ठीक, अब ये जो WTO हैं इसमें डिफरेंट राउंड्स हुए और इन राउंड या कॉन्फ्रेंसेस में डिफरेंट कुछ एम्स थे उसके। तो जो इम्पॉर्टेंट राउंड और कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंसेस थी WTO की, उनको भी हम लोग समझते हैं क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि WTO फॉर्म कब हुआ, 1994 में ये आया और उसके बाद जो है कमेंस हुआ और इस्टेब्लिश हुआ 1 जनवरी 1995 में बाय 123 का नेशंस इन मराकेश यूरुग्वे राउंड एग्रीमेंट। अब जब 1995 में ये इस्टेब्लिश हुआ तो उसके बाद जो इसका पहला राउंड हुआ वो दोहा राउंड 2001 में। ठीक है, ये पहला राउंड नहीं था, ये 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी। इससे पहले 3 कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्रियल लेवल पे हो चुकी थी, बट ये जो दोहा राउंड वाली जो 2001 में हुई ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये WTO की 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी जो कि कहाँ पे हुई थी, कतर में हुई थी, दोहा कतर, नवंबर 2001 में। अब इसका एम क्या था, to reform international trading system through introduction of lower trade barriers and revised trade rules। ठीक है, तो ये जो दोहा राउंड का मेन एम ये था कि जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम है इसमें थोड़ा सा रिफॉर्म लाने की ज़रूरत थी। क्या रिफॉर्म लाने की ज़रूरत थी कि जो ट्रेड बैरियर्स थे उसको कम किया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी कंट्री है, सपोज अभी जब ये डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन फिर से US में आया तो ट्रेड बैरियर्स एक तरह से कैसे बढ़ गया, ये टैक्स इम्पोज करने लगे, हाई टैक्स इम्पोज कर रही है US। ठीक है, चाइना पे तो उसने कितना ज़्यादा टैक्स लगाया है जो इम्पोर्ट्स पे, अगर चाइना के गुड्स US में इम्पोर्ट होते हैं तो उसने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया। तो जो दोहा राउंड का अब इस तरह में थोड़ा सा ट्रेड जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो स्लो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि अब इतना ज़्यादा टैक्स कंपटीशन कम हो जाता है और जो विद इन कंट्रीज़ जो कंपनीज़ होती हैं उनको बेनिफिट मतलब मिलता है कि उनका जो गुड्स है या सर्विसेज है उनको इंसान ज़्यादा कम पैसे पे सभी लोग लेने की कोशिश करेंगे ना चीज़ों को। ठीक है, अब सपोज़ इंडिया है, चाइना के प्रोडक्ट्स जो हैं इंडिया में बहुत सस्ते मिलते हैं। ठीक है, क्यों, एक तो उसके ऊपर ट्रेड बैरियर कम है, मतलब कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। अगर सपोज़ इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा दे, ठीक है,
चाइना के प्रोडक्ट्स में, तो चाइना के प्रोडक्ट्स इंडिया में महंगे बिकने लग जाएंगे, तो वो लोग फिर क्या चाइना के प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद करेंगे? फिर वो अदर किसी अल्टरनेटिव्स को देखेंगे ना, कि जब जो भी सस्ता मिल रहा है उसको खरीदे। अगर वो लोकल जो कंपनीज़ हैं इंडिया की, अगर वो सस्ता प्रोवाइड करेंगे तो इंसान लोकल यहाँ की जो इंडिया की कंपनीज़ हैं उनके प्रोडक्ट्स को खरीदना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। सो दोहा राउंड जो 2001 में हुआ, ये 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी, और इसका जो एम था वो क्या था कि ट्रेड बैरियर्स को लो करना और ट्रेड रूल्स को रिवाइज करना, और जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ थी उनकी नीड्स और उनकी जो कंसर्न्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करना। ये जो डायलॉग है ये 2008 में ब्रेक हो गया, क्योंकि जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो अब एक दूसरे से डिसएग्री कर रही थी। डेवलप्ड कंट्री जो है मे बी लोअर ट्रेड बैरियर्स को नहीं मान रही होंगी, और डेवलपिंग कंट्रीज़ बोल रही थी कि जो ट्रेड बैरियर्स है इसको कम करें। तो इसीलिए जो डायलॉग था दोहा राउंड वाला, ये 2008 में ब्रेक हो गया। फिर उसके बाद 2013 में बाली कॉन्फ्रेंस हुआ। दिस कॉन्फ्रेंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? ये 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी, बाली इंडोनेशिया में हुई। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो 4th वाली पढ़ रहे थे वो दोहा में, कतर में हुई। बाली कॉन्फ्रेंस जो है 2013 में जो हुई वो बाली इंडोनेशिया में हुई। इसने क्या अडॉप्ट किया? बाली पैकेज को अडॉप्ट किया फॉर स्ट्रीमिंग ट्रेड एंड ऑप्शंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू इंश्योर फॉर सिक्योरिटी। सॉरी प्लीज़, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ठीक है। सो adopted Bali package for streaming trade and option for developing countries to ensure food security। फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बाली पैकेज को अडॉप्ट किया गया। अब इसमें क्या था? टीएफए को भी अडॉप्ट किया। दिस इज़ व्हाट ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट WTO द्वारा। ये टीएफए क्या था? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये बाली कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट थी। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो था ये किस लिए था? टू स्पीड अप द कस्टम्स प्रोसीजर एंड मेक ट्रेड ईजियर, फास्टर एंड चीप। तो जो ये कस्टम का प्रोसीजर, देखिए आपको कस्टम ड्यूटीज़ जो लगती हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स में, तो उसके प्रोसीजर अगर बहुत लेंदी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो भी ट्रेड एक तरह से ये ट्रेड बैरियर का वर्क करेगा और ट्रेड को फैसिलिटेट करने पे रोल कम प्ले करेगा। ठीक है। तो ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, ट्रेड को ईजिली, इंटरनेशनल ट्रेड को ईजिली हो सके, उसको स्पीड अप करने के लिए कस्टम जो प्रोसीजर हैं उसको थोड़ा सा स्पीड अप करने की ज़रूरत है, और ट्रेड को ईजी, फास्टर और चीपर बनाने की ज़रूरत थी। तो ये जो टीएफए था, दैट इज़ ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, वो इसी चीज़ को पे एग्रीमेंट था कि हम जो कस्टम प्रोसीजर हैं उनको स्पीड अप करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करेंगे, और जो ट्रेड को ताकि इजी और फास्ट और चीप हो सके। पब्लिक जो स्टॉक होल्डिंग थी, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, मतलब स्टॉक पे रखना जो ज़रूरी होता है, उसको परमिट किया गया ताकि आपके पास फूड शॉर्टेजेस ना हो, उसके लिए बफर आप रख सकते हैं। क्योंकि देखिए बाली कॉन्फ्रेंस था ही किस लिए? फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड था। तो फॉर फूड सिक्योरिटी, मान लीजिए किसी भी कंट्री ने अगर अपने पास पूरे साल भर के लिए एक बफर बना के नहीं रखा और उसने स्टॉक होल्डिंग नहीं की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, और मान लीजिए सूखा पड़ गया, फेमाइन आ गया, या बहुत बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर गवर्नमेंट ने एज अ बफर स्टॉक होल्डिंग नहीं रखी तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, फूड शॉर्टेजेस होंगे, फूड सिक्योरिटी नहीं होगी। ठीक है। फ्रूट के जो दाम है वो बढ़ते जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस बाली कॉन्फ्रेंस वॉज इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं नैरोबी कॉन्फ्रेंस। ये आफ्टर 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, दिस इज़ द 10th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि नैरोबी केन्या 2015 में हुई। तो 2013 में बाली कॉन्फ्रेंस हुआ, 2015 में नैरोबी कॉन्फ्रेंस हुआ। एंड दिस कॉन्फ्रेंस वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक नैरोबी पैकेज को अडॉप्ट किया गया। जैसे कि ऊपर बाली पैकेज को अडॉप्ट किया गया था फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फॉर फूड सिक्योरिटी, उसी तरह नैरोबी पैकेज को अडॉप्ट किया गया फॉर व्हाट? फॉर स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म था डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जहाँ पे एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी को इस पे भी, मतलब इस नैरोबी पैकेज में भी एक तरह से एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के ही लिए एक सेफ गार्ड मैकेनिज्म था। और ये बिजनेसेस को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता था, जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ थी उनके बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए नैरोबी पैकेज को अडॉप्ट किया गया। फिर 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी, जो कि जहाँ पे 2022 में हुई। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि जेनेवा पैकेज इसने अडॉप्ट किया। अब ये जेनेवा पैकेज किस चीज़ के लिए था? कि इमरजेंसीज़ में, जैसे फूड इनसिक्योरिटी होना, कोविड-19 या पैंडमिक होना, या फ्यूचर में कोई पैंडमिक हो, उसके लिए पहले से तैयार होना, इन सारी चीज़ों पे ये
12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी WTO की, क्योंकि 2020 में कोरोना आया, बहुत सारी फूड इनसिक्योरिटी भी हुई। तो ऐसे पैंडमिक के लिए फ्यूचर अगर ऐसे पैंडमिक्स आते हैं तो उसके लिए क्या प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, वो जेनेवा पैकेज में था और उसको अडॉप्ट किया गया। सो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बेसिकली इसी पे थी। सो आई होप आपको WTO कब इस्टेब्लिश हुआ, किस एग्रीमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ, कितने इसके मेंबर्स हैं, करेंटली इसके कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो सीरीज़ है आप इसमें देख रहे होंगे कि जो भी इस एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, सिर्फ UGC स्टूडेंट्स के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर जो डिफरेंट स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम निकलते हैं और जिसमें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जिन बच्चों का होता है, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। आप जब ये सीरीज़ को देख लेंगे और उसके बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको फिर इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप सो। एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जून एग्जाम, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप कमेंट करके आप बताइए कौन कौन बच्चे जो हैं जो मेरी इस सीरीज़ को देख रहे हैं और सीरियसली देख रहे हैं और वो जून एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं उसी हिसाब से अपने लेक्चर्स को और स्पीड अप करके अपलोड करना स्टार्ट करूं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये चैनल ही बिल्कुल नया है, न्यू चैनल है, मैंने उन्हें इस फर्स्ट टाइम ये चैनल इसलिए इस पर्पज़ से बनाया कि जिसमें UGC स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री सीरीज़ चलाई जा सके पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो काफ़ी डिमांड थी, मेरे स्टूडेंट्स कुछ थे, तो इस वजह से मैं इसीलिए जानना चाहती हूँ कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीरियसली इस सीरीज़ को देख रहे हैं फॉर जून एग्ज़ाम एंड फॉर दिसंबर एग्ज़ाम। मैं उसी अकॉर्डिंगली फिर आप मुझे सजेशन दें और मैं उस हिसाब से और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँ इतने कम टाइम पे, क्योंकि जून एग्ज़ाम के लिए हार्डली 1 से डेढ़ महीना 2 महीना बचा हुआ है, ठीक है। 21 जून से लेकर 30 जून के बीच में एग्ज़ाम है, पॉलिटिकल साइंस का उसी में बीच में कभी भी हो सकता है, ठीक है। सो हार्डली 1 से डेढ़ महीना बचा हुआ है, तो इतने कम टाइम में जो स्टूडेंट्स अगर सीरियसली जो बच्चे देख रहे हैं इस सीरीज़ को, तो वो कमेंट करें और मुझसे आप बताएं कि कौन सी यूनिट में ज़रूर से ज़रूर करूं जून तक, और उसके बाद मैं वैसे तो मैं सारी यूनिट कवर करूंगी फॉर दिसंबर एग्ज़ाम के लिए, बट फॉर जून एग्ज़ाम में भी अगर बच्चे अगर सीरियसली इस सीरीज़ को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं ज़रूर सारी सीक्वेंस वाइज सीरीज़ करूँगी। अदरवाइज़ अगर कुछ बच्चे टारगेटेड, क्योंकि अभी ये न्यू चैनल है, तो जो कुछ अगर बच्चे जो सीरियसली देख रहे हैं तो वो अगर मुझे सजेस्ट करेंगे ये आप यूनिट्स को जून से पहले कंप्लीट कर दीजिए, तो मैं उनके लिए वो यूनिट जून से पहले कंप्लीट करवा दूंगी और फिर जून के बाद रेस्ट ऑफ द यूनिट्स को भी कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। बिकॉज दिसंबर वाले स्टूडेंट जो लोग दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पास तो अभी बहुत टाइम है, 6-7 महीने का टाइम है, तो उनके लिए तो ये पूरी कंप्लीट सीरीज़ होगी, प्रीवियस और क्वेश्चंस भी होंगे, सब कुछ होगा, तो उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट फॉर जून वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। सो अब हम लोग देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस में पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने ब्रेटन वुड्स सिस्टम देखा, उस ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंदर हम लोगों ने IMF को देखा, IBRD को देखा, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखा, फिर हम लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर एवं हम लोगों ने वो देखा, ठीक, उसके इम्पॉर्टेंट राउंड्स को देखा। अब हम लोग समझते हैं नॉर्थ साउथ डायलॉग को। अब ये नॉर्थ साउथ डायलॉग क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और यहाँ से UPSC में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फिर ऑब्वियसली बात है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ये जो हैं इनको अपने माइंड में सेट करेंगे तो आप बहुत अच्छा आंसर फ्रेम करके लिख सकेंगे ऑप्शनल। और इसके बाद ऑप्शनल जो UPSC ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक आंसर राइटिंग सीरीज़ को स्टार्ट किया जाएगा इसी चैनल पर, ठीक है। सो प्रोसेस, व्हाट इज़ नॉर्थ साउथ डायलॉग, इसको समझिए क्या है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस इन विच डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, जिसको हम लोग क्या और भी क्या कहते हैं, ग्लोबल साउथ बोलते हैं, किससे इंगेज होता है, विद द डेवलप्ड नेशन, जिसको हम लोग ग्लोबल नॉर्थ भी कहते हैं, ओवर चेंजिंग कॉन्टूर्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम थ्रू आउट 1970s, ठीक। आई होप आपको ये जो नॉर्थ साउथ डायलॉग है इसका मतलब समझ में आया होगा। नॉर्थ साउथ डायलॉग मतलब जो नॉर्थ ग्लोबल नॉर्थ है और जो ग्लोबल साउथ है। अब ग्लोबल नॉर्थ में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, लाइक अमेरिका,
ओके। जो भी नॉर्थ की डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ओके, जापान, तो ये सब जो डेवलप्ड नॉर्थ कंट्रीज़ हैं, ओके, डेवलप्ड नेशंस हैं, उनका इंगेजमेंट किससे होना? डेवलपिंग कंट्रीज से। और डेवलपिंग कंट्रीज को हम लोग और भी क्या कहते हैं? ग्लोबल साउथ भी इसको हम लोग बोलते हैं। और वो कौन कौन सी एशिया की कौन कौन से कॉन्टिनेंट से आती हैं डेवलपिंग कंट्रीज? लाइक इंडिया एंड चाइना आर डेवलपिंग कंट्रीज, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, एंड लैटिन अमेरिका लाइक ब्राज़ील, ये सब क्या है? ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो इंगेजमेंट होता है इकोनॉमिक सिस्टम में, इसको हम लोग नॉर्थ साउथ डायलॉग बोलते हैं। ठीक, अब आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगा। और जो ये इस्टेब्लिशमेंट है अंकटाड का, दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये जो एक यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसको हम लोग अंकटाड बोलते हैं, 1964 में, इस जो अंकटाड जो थी, ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसने इस डायलॉग को, जो नॉर्थ साउथ डायलॉग था, इसकी स्पीड को बहुत बढ़ा दिया था। और जो भी ट्रेड और टैरिफ से रिलेटेड इश्यूज थे उसको भी एड्रेस किया था। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कैसे होगी, फॉरेन एड और गवर्नेंस जो होता था मल्टीनेशनल कंपनीज और इंस्टीट्यूशन का, ये सब इस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस किया गया था। ठीक है, तो जो भी इश्यूज थे ट्रेड और टैरिफ से रिलेटेड, इंटरनेशनल फाइनेंस से रिलेटेड, फॉरेन एड से रिलेटेड, या एमएनसीज और इंस्टीट्यूशन के गवर्नेंस से रिलेटेड, वो सब इस कॉन्फ्रेंस में जो 1964 में हुई थी अंकटाड, दिस कॉन्फ्रेंस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस कॉन्फ्रेंस में ये सारे इश्यूज़ को एड्रेस किया गया था। और नॉर्थ साउथ जो डायलॉग था, इसको इसके और एक्सलेरेट किया गया था। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। ये भी यूएन सेक्रेटरीट का पार्ट भी है अंकटाड, ठीक है, तभी तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस नाम लिया गया। तो ये यूएन सेक्रेटरीट का पार्ट है। अब जो ये नॉर्थ साउथ डायलॉग था, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल थी हैव्स एंड हैव्स नॉट्स के बीच में। देखिए क्या था कि जो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनके पास लेस रिसोर्सेज हैं और इनकी जो इकॉनमी है वो वीक है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशंस। तो ये इसीलिए एक को क्या बोला गया? हैव्स, मतलब जिनके पास सारी रिसोर्सेज हैं, एंड हैव नॉट्स, जिनके पास कम रिसोर्सेज हैं। तो एक तरह से इन लोग के बीच में एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है। तो ये जो नॉर्थ साउथ डायलॉग था, इस पॉलिटिकल स्ट्रगल को भी एड्रेस करने के लिए था। ठीक है, फिर जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप था, NIEO। यहाँ से यूपीएससी में भी क्वेश्चन आता है कि जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, एक ऑर्डर बन रहा है, एक इंटरनेशनल नया इकोनॉमिक ऑर्डर बन रहा है, NIEO। तो ये जो है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप था टूवर्ड्स रीएडजस्टिंग द पावर डायनेमिक्स। जो इंटरनेशनल एरेना में जो पावर डायनेमिक्स है, इसको रीएडजस्ट करने के लिए, और मेन स्ट्रीमिंग इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस एंड इक्विटी। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक जस्टिस और इक्विटी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए। सो ये एफ्रो मतलब अफ्रीकन और एशियन कॉन्फ्रेंस थी, बांदुंग 1955 में। तो इस कॉन्फ्रेंस में ये न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर को देखा गया। इसको मतलब इसमें ये चीज़ समझी गई कि क्या सिग्निफिकेंट स्टेप लिए जा सकते हैं ताकि ये पावर डायनेमिक्स को रीएडजस्ट किया जा सके और जो इकोनॉमिक जस्टिस हो सके और इक्वलिटी हो सके। ठीक है, सो आई होप आपको ये बात समझ में आएगा। ये जो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस था बांडुंग 1955 का। अब जो डिमांड थी फॉर न्यू डेमोक्रेटाइज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, देखिए ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, उनसे क्या डिमांड थी डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ की, कि एक नया बिल्कुल डेमोक्रेटाइज्ड मैनर पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर आना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, और इक्विटी और जस्टिस होनी चाहिए। सो ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट था अल्जियर्स कॉन्फ्रेंस में, इसमें ये डिमांड की गई। ठीक, सो 1973 में अल्जियर्स कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें नॉन अलाइंड मूवमेंट्स का अल्जियर्स कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि ये डिमांड किया गया कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है वो कैसा हो? डेमोक्रेटाइज्ड हो। यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली थी, फिर उसने 1774 में, एक साल बाद, इसको फॉर्मली प्रपोज भी किया इस चीज़ को। और फिर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को जो 5th जब नैम सबमिट हुई, ठीक है, कब? 1976 में कोलंबो में, उसमें इस चीज़ को सपोर्ट किया गया कि हाँ, एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर्स होना चाहिए जिसमें कि सभी को जस्टिस मिल सके इन इंटरनेशनल ट्रेड और इक्विटी।
अब ये ऑब्जेक्टिव क्या थे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के, क्योंकि एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड हो रही थी जहाँ पे डेमोक्रेटिकली सभी को इक्वल पावर मिल सके इकोनॉमिक ऑर्डर में, मतलब इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो अब ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो सबसे पहले साउथ साउथ कॉपरेशन इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो साउथ साउथ की कंट्रीज़ हैं तो उनके बीच में जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे की मदद करके इकोनॉमी को बूस्टअप करने में कॉपरेट करें। सो दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव वॉज इंटरनेशनल ट्रेड में क्या हो सके, सोशल जस्टिस का सिद्धांत प्रिंसिपल को फॉलो किया जा सके और ग्लोबल जो रिसोर्सेज है, पूरे जो ग्लोब की पूरे वर्ल्ड की जो रिसोर्सेज है उनका इक्विटेबल और जस्ट एलोकेशन हो सके सभी कंट्रीज़ में। फोर्थ, ओवरहॉल ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे WTO, IMF, इसमें थोड़ा सा कुछ रिफॉर्म्स अगर लाने की ज़रूरत है तो उसको देखा जाए। डील विद स्पेसिफिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो साउथ कंट्रीज़ हैं जिन पे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रखा है, जिनके ऊपर कर्जे का बहुत बोझ है, डेट बर्डन है, जिनके ऊपर एक्सचेंज स्कार्सिटी है, उन ऐसी कंट्रीज़ की जो स्पेसिफिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको डील किया जाए, उनको सॉल्व किया जाए। ये भी न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर का, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का ऑब्जेक्टिव था। और इन्वाइसेस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंटरनेशनल करेंसी, जो इंटरनेशनल करेंसी है उसका एक न्यू इंटरनेशनल करेंसी बनाई जा सके। सो आई होप जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी NIEO का ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ में आया होगा। अब हम लोगों ने WTO पढ़ लिया, ब्रेटन वुड्स देख लिया, नॉर्थ साउथ डायलॉग देख लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं G20। दिस ग्रुपिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। G20 ग्रुपिंग क्या थी, ठीक है। तो देखो WTO 1995 में इस्टेब्लिश हुआ, उसी के बाद 1999 में जो है G20 का फॉर्मेशन हुआ। ये एक इंटरनेशनल फोरम है जहाँ पे वर्ल्ड की जो लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुकी हैं मतलब डेवलप्ड, और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनका एक ग्रुप है, इंटरनेशनल फोरम है। ये 1999 में इस्टेब्लिश हुआ। इसमें जो भी G20 मतलब ग्लोब की पूरी 20 कंट्रीज़, तो उन सभी कंट्रीज़ की अगर हम GDP को अगर मिला दें तो वो ग्लोबल GDP का 80% से ज़्यादा GDP वही 20 कंट्रीज़ रिप्रेजेंट करती हैं। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस पॉइंट को जब आंसर राइटिंग में भी मेंशन करोगे जहाँ पे भी ज़रूरत होगी, बहुत अच्छा आंसर आपका है भी हो जाएगा, ठीक है। अब G20 के मेंबर्स देखिए, मैंने बताया ना कि ये किसका फोरम है, इंडस्ट्रियलाइज्ड और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का फोरम है। तो अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ होती हैं, G20 20 कंट्रीज़ हैं। अब देखिए कौन कौन सी। एक तो कनाडा, US, UK, फ्रांस, जर्मनी, तो ये सब तो क्या है, ये सब तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अब ये चाइना, इंडिया, ये सब क्या है, ये डेवलपिंग कंट्रीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। चाइना, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, इंडोनेशिया एंड यूरोपियन यूनियन। और अब जो है अफ्रीकन यूनियन, AU मीन्स अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, ये भी G20 का पार्ट हो गया। और इसीलिए अब 9 सितंबर 2023 के बाद से जो ये इंडिया में समिट हुई थी G20 की, उसमें 2023 में जो इंडिया में समिट हुई थी उसमें इसको क्या नेम इसका रिप्लेस हो गया G21, क्योंकि अब इसमें क्या ऐड हो चुका है, अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो चुका है। सो आई होप ये मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। आपको यहाँ तक तो याद ही हो जाएगा कि कनाडा, US, UK ऑब्वियस सी बात है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रशिया, इंडिया, चाइना, ये सब तो रहेंगे ही रहेंगे। साउथ अफ्रीका भी क्योंकि इमर्जिंग इकॉनमी है ये रहेगा। आप जो भूल सकते हैं वो ये नाम, टर्की वाला भूल सकते हैं, अर्जेंटीना, ये जो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये सब साउथ अमेरिका और मैक्सिको, ये 3 कंट्रीज़ कहाँ की हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, ये सब साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ हैं। फिर टर्की, इंडोनेशिया और यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन, ये आपको बिल्कुल माइंड में सेट करना है, ठीक है। अब ये क्या है, इट इज़ एन इंटरनेशनल फोरम फॉर गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स 20 मेजर इकोनॉमीज़ की। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए,
जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। G20 के जो हेड्स ऑफ स्टेट है वो साल में एक बार मिलते हैं, इनकी समिट साल में एक बार होती है, सेपरेट मीटिंग होती है फाइनेंस मिनिस्टर की और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं, जैसे हमारी इंडिया का सेंट्रल बैंक के RBI, उसके जो गवर्नेंस है और जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी एनुअली जो है G20 हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग होती है। इसका कोई G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, ठीक है, दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट, कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। और अब देखिए ये जो हमने आपको बताया कि G20 किस लिए था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना। लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स में G20 का जो पर्पस है, गोल है, ये थोड़ा सा और शिफ्ट हुआ है और ब्रॉड हुआ है। अब ये किस किस चीज़ों में फोकस करता है, सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक या ट्रेड रिलेटेड इश्यूज़ पे ही नहीं G20 फोकस करता है, अब साथ साथ पे G20 के और भी किन इश्यूज़ को पे फोकस करता है कि जैसे ग्लोबल गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, माइग्रेशन, टेररिज्म, रिसोर्स स्कैसिटी, इन सारे मुद्दों पे भी G20 अब फोकस करता है। ठीक है, सो आई होप आपको G20 समझ में आया होगा। अब जो इम्पोर्टेंट अलग दूसरी है इस इंस्टीट्यूशन, इसको देख समझते हैं, ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है ये 2009 में आई, ठीक है। G20 के बाद फिर ये भी क्या है, ब्रिक्स क्या है, एक रीजनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक। अब ब्रिक्स में देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज़, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनका एक एसोसिएशन है। अब वो कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें आती हैं, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो पहले साउथ अफ्रीका नहीं था, पहले सिर्फ BRIC ब्रिक था, और ये सारी, लेकिन फिर बाद में साउथ अफ्रीका ने भी 2010 में ज्वाइन कर लिया था, एक साल बाद, जब 2009 में ब्रिक्स आया और उसके एक साल बाद साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया, तो फिर इसका नेम क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज़, ठीक। ये जो पांचों इकोनॉमी, ये कंट्रीज़ हैं, ये G20 मेंबर्स भी हैं। ये जो आइडिया था ब्रिक्स का, ये किसने दिया था, 2001 में जिम ओ नील ने दिया था, और उसके बाद फिर 2009 में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया। इसका जो फर्स्ट फॉर्मल समिट है वो कहाँ पे हुई थी, येकेटेरिनबर्ग रशिया में हुई थी 16 जून 2009 में। अब ये जो पॉइंट लिखा है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रिक्स में। अगर आप कभी भी ब्रिक्स को कहीं भी किसी आंसर में मेंशन कर रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, अगर ये पॉइंट मेंशन कर देंगे तो आपका आंसर बहुत और अच्छा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। जो ब्रिक्स की जो 5 कंट्रीज़ हैं, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, इसमें इन सभी कंट्रीज़ को मिला के जो अगर देखा जाए तो टोटल वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 42% जो पॉपुलेशन है वो ये 5 कंट्रियाँ रिप्रेजेंट करती हैं, और यही 5 कंट्रियाँ पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल GDP में 23% इनका भागीदारी है, ठीक है। तो ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, इनका पॉपुलेशन में इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन में देखें तो 42% ये कंट्रीज़ रिप्रेजेंट करती हैं, और ग्लोबल GDP में अगर देखा जाए तो 23% जो है ये कंट्रीब्यूट करती हैं, और पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड है उस ट्रेड में कितना ये कंट्रीब्यूट करती है, 17%। सो इसीलिए जो ब्रिक्स, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, और ये मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ भी हैं। इनका जो एनुअल समिट होती हैं या चेयरमैनशिप है वो एनुअली साल में हर एक बार रोटेट होती रहती है इन्हीं ब्रिक्स मेंबर, मतलब जो 5 कंट्रीज़ हैं इन्हीं के बीच में। अभी ये जो 6th ब्रिक्स समिट हुई है ये ब्राज़ील 2014 में हुई है, जहाँ पे एक न्यू डेवलपमेंट बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था, NDB। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये NDB कब किसके अंडर इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है 2014 में इस्टेब्लिश हुआ था ब्रिक्स के अंडर। ब्रिक्स की जो 6th समिट थी उसमें ब्राज़ील में हुई थी वो समिट। फिर 7th ब्रिक्स समिट हुई थी 2015 में, उसको उस समिट में 2015 में इसको फोर्स में लाया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक में, और ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई चाइना में, ठीक। सो दिस इज़ ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस ब्रिक्स। ब्रिक्स से रिलेटेड जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो सब मैंने आपको समझाए इन शॉर्ट, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर न्यू प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो, एंड प्लीज़ जो भी 2000 जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है तो कौन कौन सी यूनिट मैं ज़रूर से ज़रूर इस 1 महीने में कंप्लीट कर दूं, और उसके बाद फिर मैं रेस्ट ऑफ द यूनिट्स कंप्लीट कर दूंगी। बिकॉज जो स्टूडेंट, अभी ये न्यू चैनल है, ग्रोइंग चैनल
धीरे धीरे ग्रो कर रहा है आप सभी के सपोर्ट में। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मैं आपको पर्सनली इस वीडियो के माध्यम से भी बोलना चाहूँगी कि मैं आप सभी को बहुत थैंक यू करती हूँ। जो भी स्टूडेंट्स इस सीरीज़ को सीरियसली देख रहे हैं, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं। और आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्लीज़ ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस करें। ये मेरा पर्सनल आपसे सजेशन है। जो भी यूनिट मैं करती जा रही हूँ कंप्लीट, उनका आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सबमिट करें। और मैं भी वीडियो लाऊंगी, जो जो यूनिट मैंने कंप्लीट किए हैं उनका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी वीडियो आएगा, ठीक है। लास्ट 10 ईयर्स के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ताकि आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सके। और जो भी स्टूडेंट जून वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइए। सिर्फ जून का ही नहीं, जो दिसंबर का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या आगे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स भी कमेंट करें। आपका कमेंट्स ही मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनता है, और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए भी और आपको बेनिफिट देने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।